लास्ट क्लास में हम लोग वेव ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे थे। वेव ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में हमने दोनों फेनोमेना देखे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कैसे हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसको हम लोग अभी वीडियो के थ्रू भी देखेंगे कि कैसे हमने रिफ्लेक्शन को वहां पे समझा था। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से देखो, मैंने बताया एक वेव फ्रंट इसकी तरफ आएगा। बनाते ऐसे जरूर है कि ये ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में आगे नहीं बढ़ता। की तरह अगर वो सोर्स की तरह तो वो खुद आएगा, और जब वो ऐसे वेवलेट बनाएगा तो इसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वही क्या है अगला वेव। चल मैं उन्हीं के थ्रू वेवफ्रंट आगे बढ़ता है। देखो हमने इसको नहीं बनाया और हमें लग रहा है कि वेवफ्रंट आगे बढ़ा, बट वहां पे पूरे वेवलेट। तो वैसे ही जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, देखो पे पहुंचेगा, पहुंच गया जैसे ही, अब देखो क्या होगा, अब इसका रिफ्लेक्शन चालू होगा। अब इसका रिफ्लेक्शन, तो पहला पॉइंट जैसे ही यहाँ पे टच किया, जैसे यहाँ टच किया वो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होके अब अगला वेवफ्रंट बनना है। लेकिन अगला वेवफ्रंट कैसे बनना है, ये अपनी एक वेव जनरेट करेगा। उसके बाद ये वाला पॉइंट भी धीरे धीरे वहां तक के पहुंचेगा, तब तक कि ये और बड़ा हो जाएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ तक के पहुंचेगा, तब ये और बड़ा हो जाएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ तक पहुंचेगा, तब ये और बड़ा हो जाएगा। ये यहाँ तक के पहुंचा, तब ये और बड़ा। उसके बाद ये जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा, तब तक कि ये बहुत बड़ा हो चुका है। ये यहाँ पे पहुंचा और इसने छोटा सा अपना, ये देखो जैसे ही यहाँ पहुंचा और इसने जैसे ही अपनी पहली वेव बनाया, उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये हमको नया वाला वेव फ्रंट बन जाएगा। इस तरीके से नया वेव फ्रंट बनता है। पिछली क्लास में डिस्कस किया था, फिर वीडियो भी देखेंगे इसका। उसके बाद दूसरी चीज आज हम लोग देखेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, नाम सुना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का? तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे और अभी हम लोग वीडियो के थ्रू भी देखेंगे। मेरा एक दोस्त है, वो उसका वीडियो देखेंगे। ठीक है, हाँ बुधारू नाम है उसका, बुधारू। हाँ बुधारू, उसका वीडियो देखेंगे। हाँ देखो, यंग्स डबल स्लिट फेनोमेना एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि ना लाइट का ना वेव नेचर, लाइट का कैसे नेचर है, वेव। कैसे पता चला, तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं एक सोर्स ऑफ लाइट रखूं, यहाँ पे देखो एक सोर्स ऑफ लाइट है, इससे लाइट निकल रही है। अगर इससे लाइट निकल रही है और मैंने यहाँ पे अगर दो ऐसे स्लिट्स बना के रखे, यानी कि जहां से लाइट आर पार जा सकती है, तो कायदे से क्या होना चाहिए, यहाँ पे लाइट आई, थोड़ी सी लाइट यहाँ से जाएगी, ये देखो यहाँ से, और थोड़ी सी लाइट यहाँ से जाएगी, ये वाला इलाका इल्यूमिनेटेड रहना चाहिए। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ से लाइट चली जाएगी, यहाँ से लाइट चले, ये वाला इलाका इल्यूमिनेटेड रहना चाहिए। ये हुआ कायदे से। फिर से देखिए ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से, कि अगर हमने यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखा है और यहाँ पे हमने दो छोटे से होल्स रखे हैं, ये देखो ये और ये, तो लाइट यहाँ से, ये वाला इलाका इल्यूमिनेटेड दिखेगा, लाइट यहाँ से जाएगी और ये वाला इलाका इल्यूमिनेटेड दिखेगा। बाकी सब कैसे दिखाई देगा, डार्क। सिर्फ दो ही दिखना चाहिए, कायदे से ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, तो उन्होंने देखा कि भैया अगर हमने यहाँ पे सोर्स रखा है और यहाँ पे ये दो लाइट है, ये देखो यहाँ से ऐसा लाइट जाएगा, ये स्क्रीन के ऊपर व्हाइट कलर से बना रहा हूँ इसको, और यहाँ से ऐसा लाइट जाएगा, ये पूरा इलाका इल्यूमिनेटेड होगा। वैसे नीचे भी यहाँ पे और यहाँ पे ये पूरा इलाका इल्यूमिनेटेड होगा, बीच का हिस्सा तो पूरा ब्लैक होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअल में जब उन्होंने देखा, तो उन्हें पता है क्या मिला, बीच में ये वाला हिस्सा सबसे ज्यादा इल्यूमिनेटेड, फिर एक डार्क हिस्सा, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसे करके पूरी उनको सीक्वेंस मिल गई, ऐसे तरीके से। देखो सबसे बीच में सबसे ब्राइट, फिर डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसे करके ऊपर और नीचे पूरा। कायदे से होना क्या चाहिए कि यहाँ से लाइट गई, ये वाला हिस्सा व्हाइट, और यहाँ से लाइट गई, ये वाला हिस्सा व्हाइट। लेकिन उनको इतने सारे ये देखो पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे जब उनको पैटर्न दिखाई दिए ना, तब वो समझ नहीं पाई कि ऐसा हो क्यों रहा है। और उसके बाद फिर बाद में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए क्रिटिकली, लाइट का नाम होता है वेव नेचर। लाइट का कैसा नेचर होगा, वेव। उन्होंने ऐसा हमको,
ये भी एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो देखो ये ऐसे वेव निकालेगा, और ये भी जब ऐसे ऐसे वेव्स के साथ इंटरेक्ट करेगी तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। एक दूसरे में इंटरफेयर कर रही है। ये इंटरफेयर करने के कारण ही ना हमको डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगी। इसको हम लोग अभी देखते हैं उधारू भैया की वीडियो के, ठीक है। हाँ, फ्रिंज आगे उसको देखेंगे हम लोग, वो उसमें एक अलग फेनोमेना इन्वॉल्व होगा, डिफ्रैक्शन का फेनोमेना होगा, कि जब लाइट ना बहुत शार्प एजेस से बैंड होती है, तब ना क्या होता है कि लाइट जो है वो सीधी नहीं जाएगी, वो थोड़ी सी ना ऐसे जिधर मटेरियल उधर बैंड हो जाती है। दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि मान लो यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल रखा हुआ है और यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, तो कायदे से क्या होना चाहिए, लाइट यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, ऊपर से भी क्या लाइट गई, नीचे से भी लाइट, यहाँ पे शेडो दिखना चाहिए, उसकी शेडो दिखेगी। लेकिन होता क्या है कि जब ये ऑब्स्टेकल बहुत छोटा होगा ना, तो उसकी शेडो नहीं बनेगी, लाइट ऐसे करके बैंड हो जाती है, इधर से भी लाइट ऐसे करके बैंड हो जाती है, उसकी शेडो ही नहीं दिखेगी। इसी से आगे चल के हम लोग फ्रिंज बनाएंगे, ठीक है। तो चलो पहले वीडियो देख लेते हैं, इससे दोनों चीजें समझ में आ जाएगी, जो कल भी बताया था और जो आज बताया हूँ। आज हाँ, फ्रेश में। तो चलो पहले तो ना ये हाइगन के दोनों प्रिंसिपल बताएगा, और उसके बाद में वो रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेना आपको दिखाएगा, ठीक है। तो देखो हाइगन का पहला प्रिंसिपल, उसने एक वेवफ्रंट लिया, उसका हर पॉइंट कैसे बिहेव कर रहा है, सोर्स की तरह। अगर सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो खुद की भी वेव निकालेगा, उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेट्स बोलते हैं उसको। उन वेवलेट्स के ऊपर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, नया वाला वेवफ्रंट। तो देखो ये इन्होंने निकाले, अपने छोटे छोटे वेवलेट्स निकाले, वो निकल दोनों तरफ रहे हैं, लेकिन वो लेता एक ही तरफ, क्योंकि उस तरफ आगे बढ़ रही है लाइट। तो देखो ये न्यू वेवफ्रंट मिल गया हमको। भले ये इसको आगे बढ़ते हुए दिखा रहा है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये जैसे यहाँ पे बना, इसके ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट बने, उन्होंने सबने सोर्स की तरह बिहेव किया, उसके ऊपर फिर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसे करके आगे बढ़ता है। अभी देखो जो रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना मैं बोल रहा था, अब देखो ये एक मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके ऊपर यहाँ से एक वेव फ्रंट आएगा, वो दिखाएगा कि वेव फ्रंट आगे कैसे बढ़ता है। ये देखो ये पुराना एक वेव फ्रंट था, ये प्लेन वेव फ्रंट था, उसके ऊपर देखो हर पॉइंट ने सोर्स की तरह बिहेव किया, सबसे हमने वेव्स बनाई, अब देखो ये उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देगा, तो नया वेव फ्रंट मिल गया हमें। वो नया वेव फ्रंट देखो आ रहा है, जो वॉयलेट कलर का है, ये देखो पुराना वेव फ्रंट है, नया वाला येलो कलर से बनेगा। अब देखो सबसे पहले ये वाला हिस्सा यहाँ पे टच करेगा, तो यही वाला हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा। और रिफ्लेक्ट कैसे होता है, हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, वेव के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा। जैसे पहले हम लोग रे डायग्राम पढ़ते थे, तो रे के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता था, अब वो किस फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा, वेव के फॉर्म में। तो सबसे पहले देखना ये अपनी वेव बनाएगा, फिर ये वाला हिस्सा टकराएगा ना, ये भी वेव बनाएगा, पर इसने पहले ही वेव बना दिया, तो इसकी वेव का डायमीटर क्या होगा, ज्यादा। धीरे धीरे देखना सबके डायमीटर बढ़ने लगेंगे, जब आखिरी ये वाला पॉइंट यहाँ टकराएगा, उसकी भी वेव बनेगी, तब ये टेंजेंट को ड्रॉ करेगा। ये देखिए इसने अपनी बनाया, फिर दूसरे वाले पॉइंट ने बनाया, तीसरा पॉइंट, जो जो टकराते जा रहा है वो रिफ्लेक्शन अपना वेव के थ्रू बताते जा रहा है। कि पहले वाले पॉइंट का देखो कितना बड़ा सर्कल बन चुका है, अभी जैसे ही आखिरी वाला टकरा, ये देखो टेंजेंट ड्रॉ करना शुरू भी कर दिया, आखिरी वाला टकराया, उसने सबके ऊपर एक साथ टेंजेंट ड्रॉ किया। अब देखो ये नया वेव फ्रंट जा रहा है। इसकी खास बात क्या है, ये वाला हिस्सा यहां से निकला है, जो पहले सबसे नीचे था अब वो सबसे ऊपर हो गया है। तो हमने क्या किया, ये वाला पॉइंट जब यहाँ पे टकराया, इसने अपनी वेव बनाया, तब तक ये सब आगे बढ़ते रहे, तो इसका डायमीटर बढ़ते रहा, सबसे आखिरी वाला पॉइंट जब यहाँ टकराया, उसने अपनी छोटी सी वेव बनाया, इसने इसके ऊपर क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। क्या अभी थोड़ा मोड़ा समझ में आया।
पूरा वेव फ्रंट वहां टकरा रहा है, तो हर पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। जैसे ये टकरा रहा है सोर्स बन रहा है, तो वो अपनी वेव निकाल रहा है। ये देखो आखिरी वाला यहाँ पे बनेगा, ये उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉप है, मतलब ये नया वेव फ्रंट अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यही था रिफ्लेक्शन का फेनोमेना हमने जो देखा था। किसी को कोई शक, सवाल? पक्का? तो ये हमने पुराना वाला वेव फ्रंट बनाया था, उसके बाद ये नया वाला वेव फ्रंट क्या था, इसका डायग्राम वगैरह हमने देखा था, याद होगा अगर। यहाँ पे ये देखो, ये पुराना वाला आके टकराया और ये नया वाला चला गया। तो थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है। अब हम देखेंगे कि दो वेव्स जब इंटरफेयर करेगी, एक्चुअली मुझे बाद में दिखाना है वीडियो, पर कल वीडियो चला नहीं था तो हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, अभी देख लेते हैं। ठीक है। कि जैसी दो वेव आपस में टकराती है ना, तो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती है। अब आपको पता है वेव में एक होता है हाईएस्ट पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट, और सबसे नीचे वाले को ट्रफ। अब देखो जब क्रेस्ट और क्रेस्ट दो वेव है अलग अलग, जब दोनों का क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलेगा, मतलब अपर पोर्शन, क्या मिलेगा हमको, मैक्सिमम मिलेगा। यानी कि हमको एक नई वेव मिलेगी जिसकी हाइट बहुत ज्यादा होगी। पर सोचो अगर एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ मिला, एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ, तो वहां क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे दो टाइप के इंटरफेरेंस मिलेंगे हमको, एक कंस्ट्रक्टिव, एक का हाईएस्ट और दूसरे का हाईएस्ट मिलेगा ना, तो हमको एक बहुत बड़ा पीक मिलता है, इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एक जगह जब एक का क्रैश और एक का ट्रफ मिलेगा ना, तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, वहां पे हमको कोई वेव दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना लाइट के केस में, वहां हमको ना ब्राइट दिखाई देगा। और जहां पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वेव ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, कोई वेव ही नहीं, तो वहां पे क्या दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। ठीक है। तो चलते हैं बुधारू भैया के पास। ये जो मैं बता रहा था कि एक्चुअल में क्या होता है कि जब यहाँ से देखो एक सोर्स है, हमने यहाँ पे दो ओपनिंग्स रखी है, हमने ये वाली ओपनिंग रखी है तो यहाँ पे हमें लाइट दिख रही है। उसके बाद मैंने इस वाली ओपनिंग को बंद करके ये वाली ओपनिंग को चालू कर दिया, तो यहाँ पे लाइट दिख रही है। लेकिन जब दोनों एक साथ आते हैं ना, तो देखो हमको इतने सारे ये पैटर्न दिखाई देते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो ये हम वेव थ्योरी से समझेंगे। ये है बुधारू। हाँ। ये देखो आप रिपल्स जनरेट होते हुए देख रहे हो पानी में, है ना। एक्चुअली में लाइट भी एक वेव है, लेकिन इसको हम लोग पानी में, ये 2D से हम लोग इसको समझेंगे कि देखो यहाँ पे कैसे वेव जनरेट हो रही है। यहाँ पे सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस एक ही है, तो यहाँ पे एक ही वेव आपको जनरेट होती हुई दिखाई दिख रही है। ये देखो ऐसे वेव जा रही है, इसका हाईएस्ट पॉइंट कहलाएगा क्रेस्ट, और जो नीचे ना डीपेस्ट टू क्या कहलाएगा, ट्रफ। अब क्या हो कि वो इसके साथ में बाजू में एक और सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस रखे, अब दोनों से वो क्या करेगा, वेव्स को जनरेट करेगा। अब दो अलग अलग वेव है, अब दोनों वेव एक ही सरफेस पे बन रही, तो एक दूसरे से इंटरफेयर भी करेंगी। तो जहां उनका ना हाईएस्ट से हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा, वहां पे आपको ज्यादा दिखाई देगा, और जहां हाईएस्ट से लोएस्ट वहां पे कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो अब आप देख सकते हो, कहीं पे देखना हाइट बहुत ज्यादा है, और कहीं पे आप देख रहे हो कि पानी ऑलमोस्ट फ्लैट है, दिख रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वेव का ना क्रेस्ट से क्रेस्ट मिला, दोनों वेव्स का क्रेस्ट से क्रेस्ट, तो वहां पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ मिला, वहां पे डिस्ट्रक्टिव, यानी कि वहां पे कुछ भी नहीं, फ्लैट। अभी दिख रहा है क्लियर, देख पा रहे हो ना? तो देखो सोचो अगर ये लाइट के ही सोर्स हो, लाइट के ही सोर्स हो, तो क्या होगा, जो आगे स्क्रीन होगी वहां पे ये वाला हिस्सा हमको ब्राइट दिखेगा, ये वाला भी ब्राइट, और ये वाला हिस्सा कैसा दिखेगा, डार्क। तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि हो सकता है लाइट भी कैसी हो, वेव। क्योंकि जब इसमें हमें सेम पैटर्न मिल रहा है वेव में, तो उसमें भी हमको क्या मिलेगा, सेम पैटर्न, मतलब वो भी क्या है, एक वेव। वो आपको अलग अलग करके दिखाने, कुछ लोगों को फिर भी नहीं दिखता ना, तो ऐसे करके दिखा रहे हैं, अब देख लो। ठीक है, तो देखो वहां पे ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसा कुछ। थैंक्स टू बुधा। हाँ। चलो भाई वापस से चलते हैं अब।
तो आई होप अब रिफ्लेक्शन वाला थोड़ा सा समझ में आया होगा, कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, कैसे मैं बोल रहा था कि वो वेव जनरेट कर रहे हैं, आखिर में हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। इस सैटरडे को मैं सोच रहा हूँ इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। थोड़ा मोड़ा इसमें डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन ना 50 बार पूछ चुका है, उसका थोड़ा सा शेप चेंज कर देता है वो वही चीज। कभी बोलेगा इंटेंसिटी निकालो, बस इतना बोल देगा। कभी इंटेंसिटी का फॉर्मूला दे देगा, बोलेगा इसको डिराइव करो। कभी उस फॉर्मूले में किसी एक चीज को थोड़ा सा चेंज कर देगा, बोलेगा अब इसको प्रूव करके दिखाओ। तो वही वही बहुत बार आता है। चलो भाई, तो हम लोगों ने शुरू किया था वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हमने देखा था सबसे पहले वेव फ्रंट। सब लोग जानते हैं एक पॉइंट सोर्स से बनेगा स्फेरिकल, एक लीनियर सोर्स से कैसा बनेगा सिलिंड्रिकल, और अगर इन्फानाइट पे कोई पॉइंट सोर्स तो उससे आने वाला वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। प्लेन वेव फ्रंट, ये है प्लेन वेव फ्रंट। ये प्लेन ऐसे आगे की तरफ बढ़ता है। और रे और वेव फ्रंट के बीच में एक रिलेशन है क्या, कि वो हमेशा 90 डिग्री होती है। जो बीम होती है, जो रे होती है, वो वेव फ्रंट के ऊपर हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर। क्या है यहाँ पे, द गिवन फिगर से एबीसी रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट रेज ऑफ लाइट करेस्पॉन्डिंग टू प्लेन वेव फ्रंट। अगर वेव फ्रंट ऐसा प्लेन है, वेव फ्रंट ऐसा प्लेन है तो देखो ये ऐसे रहेगी इसके ऊपर। उसके बाद अगर है डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। डाइवर्जिंग एक वेव फ्रंट है जो कि ना डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज कर रहा है मतलब छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, बड़ा हो रहा है। हाँ, अगर वो बड़ा हो रहा है तो देखो ये कुछ ऐसा बनाओगे आप लोग, और इसमें अगर रे डायग्राम बनाएंगे हम लोग, इसके ऊपर देखो परपेंडिकुलर बनाना है। देखो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, इसमें रे बनेगी ऐसे। तो डाइवर्जिंग, अगर तुमको डाइवर्जिंग रे बनाने बोलूंगा तो ऐसी बनाओगे ना, ये पिंक वाला। उसके ऊपर फिर क्या करना है, हमको वाईफाई बना देना है। अगर कन्वर्जिंग बनाने बोलूंगा तो क्या करोगे, कन्वर्जिंग बनाने बोलूंगा तो तुम ऐसा बनाओगे। पक्की बात है, ऐसी बनाओ। अब इसके ऊपर तुमको 90 डिग्री 90 डिग्री बनाना है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 90 डिग्री ऐसे बना दूं क्या उसके जैसे ही, ये 90 डिग्री दिख रहा है तुम किसी एंगल से, नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर तुम इसको ऐसा बना दो तो देखो यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, भूल से भी कोई भूल नहीं हो सकती है। इसमें उल्टा वाईफाई बना देंगे, ये देखो, ये हो गया कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग देखो 90 90 90, उसमें भी 90 90 90। तो इसको हम लोग कहते हैं DSWF, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। वो है कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, ये उसका डायग्राम। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इस शीट को मैं भी भेज दूंगा ब्रो। हाइगन्स प्रिंसिपल पहला आपको पता है, इसको रट लेना, रट लेना, अपने वर्ड्स में भी आप लोग लिख सकते हो। एग्जामिनर जो है बस वो देखता है आपको पता है कि नहीं पता है। आप थोड़ा सा लिख दोगे ना कि हर वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव करता है, और वो अपना एक सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट करता है जिसको हम लोग वेवलेट कहते हैं। बस खत्म। दूसरा वैसे याद रखना है कि उसके ऊपर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या बन जाएगा, अगला वेव फ्रंट बन जाएगा। अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्शन का फेनोमेना हमने देखा था, याद आ रहा है, और डेरिवेशन याद कर लेना भैया। 2-3 लाइन का ये इक्वल टू ये है। उसके बाद बस ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे हम लोग, तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम हो जाएगा। ये तो डिक्लेयर करना होता है ना। तो ये भी हो गया। हमने फिर रिफ्रैक्शन भी देख लिया था, ये वीडियो भी आज हमने देख लिया। हमने रिफ्रैक्शन देख लिया। उसके बाद चलो चलते हैं प्रिज्म के ऊपर। बिहेवियर ऑफ प्रिज्म टुवर्ड्स प्लेन सरफेस। इसका कभी कभार डायग्राम बनाने के लिए पूछता है कि प्रिज्म कैसे बिहेव करता है। तो चलो, प्रिज्म कैसे बिहेव करता है आप लोगों को तो पता ही है कि अगर ये यहाँ पे एक प्रिज्म बनाया, अगर एक प्रिज्म के ऊपर एक रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, तो ये क्या करेगी, सीधी जा सकती है क्या, नहीं, मीडियम चेंज हुआ है, ये थोड़ी सी बैंड हो जाती है। अगर आप लोगों को रिफ्रैक्शन के लॉ पता हो कि कब नॉर्मल आएगी, नॉर्मल से अवे आएगी, तो आप इसको बड़े इजीली ड्रॉ कर सकते हो। इसका पुराना पाथ क्या था, ये था इसका पुराना पाथ। कैसे निकालूंगा मैं, इस पर क्या ड्रॉ करूंगा, नॉर्मल। अब देखो ये कहां से कहां जा रही है, रेयर से डेंसर, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी। ये हमारा नॉर्मल है, तो देखो ये ऐसे ना जाके अब ये नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। देखो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई ना। ये पुराना पाथ था, देखो ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ आ गई। अब उसके बाद देखो यहाँ पे इसको फिर से वापस जाना है। इसका पुराना पाथ था ये वाला, इस पे इसको जाना चाहिए था, लेकिन फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। ये देखो मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया। अब देखो ये कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर, तो ये नॉर्मल से अवे जाएगी। तो देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से ये अवे चली जाएगी। तो अब इसका नया पाथ हो जाएगा कुछ ऐसा। ऐसी जाती है ना, ऐसे गई, यहाँ पे थोड़ा सा बैंड हुई, उसके बाद वहां पे थोड़ा सा और बैंड हुई। डायग्राम तो याद ही हो गया होगा। ऐसे गई, अंदर बैंड हुई, फिर बाहर निकली तो और बैंड हुई। इसको हम लोग अब वेव थ्योरी से समझाएंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है।
तो वेव थ्योरी में आप लोग बताएंगे इसको कि यहाँ पे देखिए एक वेव फ्रंट आके टकराया, एक वेव फ्रंट ऐसे आके टकराया, ये देखो ये वेव फ्रंट ऐसे था। अब देखो जब ये वाला हिस्सा टकराया, अब उसके बाद क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि ये कहाँ ट्रेवल कर रहा है, अंदर डेंसर मीडियम में। तो जब ये यहां से लेके यहां तक के पहुंच चुका होगा, तो देखो ये वाले डिस्टेंस को कवर कर लेगा और इधर यहां तक के पहुंच जाएगा, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये यहाँ पे पहुंच गया, जब आप इसको ऐसे मिलाओगे तो आप बताओगे कि ये देखो नया वाला वेव फ्रंट ये है। इसके ऊपर वाला हिस्सा और कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसके ऊपर वाला हिस्सा, सॉरी, इसके ऊपर वाला हिस्सा थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसके ऊपर वाला हिस्सा और ज्यादा डिस्टेंस। सबसे ऊपर वाला तो सबसे ज्यादा हवा में चल रहा है, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो आप ऐसे करके बता दोगे कि ये ऐसा था फिर वो वैसा चला गया। इसको रे डायग्राम से भी आप लोग बता सकते हो। रे हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर। ये ऐसा था, ऐसा था। तो देखो जैसे ये वाली रे और ये वाली रे कैसी गई है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग, ऐसा। और दिखाओगे ये देखो ये ऐसा। जो भी हमने रे डायग्राम बताया था, रे ऐसी जाती है, फिर ऐसी होती है, फिर लास्ट में और ऐसी हो जाती है। मैंने बताया वेव फ्रंट के ऊपर वो परपेंडिकुलर होती है, तो इससे भी आप उसको प्रूव कर सकते हो। वो आपको सिर्फ यही पूछेगा कि वेव फ्रंट को प्रिज्म कैसे बिहेव करेगा, इधर पे ऐसा बना देना है और उधर पे वैसा बना देना है। आप लोग रे डायग्राम से उसको बना ही चुके हो ऑलरेडी, ऐसा फिर और ऐसा। समझ में है? तो यहाँ पे बिहेवियर ऑफ प्रिज्म टुवर्ड्स प्लेन सरफेस, इसको ना बना लो कि अगर मान लो कभी पूछ लिया कि वेव फ्रंट कैसा बिहेव करेगा, जैसे आपको पता है लेंस के लिए कैसा बिहेव करता है, मिरर के लिए कैसा बिहेव करता है, तो प्रिज्म के लिए वो ऐसा बिहेव करता है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा बनाना और वहां पे उसको थोड़ा सा ऐसा बनाना। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस बिहेवियर ऑफ प्रिज्म टुवर्ड्स प्लेन, प्लेन वेव फ्रंट लिखना, सब कुछ लिखा है। वहां पे फॉर्मूला लिखा था, इसकी हमको भी जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं दिखाने की, उसको बस ये बताना। ये पूछा है एक दो बार कि वो प्लेन वेव फ्रंट को कैसा बिहेव करेगा। कभी पूछा है मिरर कैसा करता है प्लेन वेव फ्रंट के साथ, कभी पूछता है कि एक लेंस, कन्वर्जिंग लेंस है डाइवर्जिंग लेंस, वो वेव फ्रंट को कैसा शेप दे देता है। बस इतना ही डायग्राम। प्रिज्म के अंदर ट्रेवल कर रहा है तो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, जो हवा में ट्रेवल कर रहा है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। बिहेवियर ऑफ लेंस टुवर्ड्स वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट के लिए देखो ये कैसे बिहेव करेगा। आपको वो तो पता ही है कि ये काम क्या करेगा, कन्वर्ज करने का। तो पहले आप ऐसा कन्वर्जिंग बना सकते हो और उसके बाद फिर ऐसा वाईफाई बना सकते हो। हाँ, देखो ये कैसे बना वो मैं दिखा देता हूँ, फिर आप लोग उसको कॉपी कर लेना। ये कुछ ऐसे बना कि ये था हमारा लेंस, इसके ऊपर टकराया एक प्लेन वेव फ्रंट आके, देखो ये प्लेन वेव फ्रंट आके टकरा चुका है। अब देखो ये वाला पॉइंट जो है अब तो सीधे ग्लास में घुस गया। जब ये यहां से यहां तक के पहुंचा होगा, ये वाला तो हवा में ट्रेवल किया, यहाँ पे भी कम ट्रेवल किया, फिर हवा में आ गया, तो ये और ज्यादा आगे निकल गया होगा। ये वाला हिस्सा भी और ज्यादा आगे निकल गया होगा, तो ये देखो ये ऐसा हो गया। अब उसके बाद इसके ऊपर हर पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव किया होगा, तो इसके ऊपर ये हमने नया टेंजेंट ड्रॉ किया, देखो छोटा बन गया, अगला इससे छोटा, अगला इससे छोटा, अगला इससे छोटा, एक पॉइंट में चला जाता है। आप लोगों को सिर्फ ये बनाना है, प्लेन वेव फ्रंट को ऐसे बिहेव करता है। सिर्फ ये पूछेगा कैसे वो उसको प्लेन वेव फ्रंट को कैसा शेप दे देता है, दैट्स इट। प्रिज्म का देखा हमने अभी, इसका कॉन्वेक्स लेंस का देखा, वैसे ही कॉन्केव लेंस का देखेंगे, फिर मिरर का देखेंगे, प्लेन मिरर, नहीं प्लेन मिरर नहीं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर।
आप लोग तो इतना जानते ही हो कि अगर ऐसे कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास होके जाती है, इतना तो पता है ना आपको। तो ये पिंक वाला बना सकते हो। अब देखो आपको वेव फ्रंट बनाना है, वेव फ्रंट हमेशा ना इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। देखो यहाँ पे ये देखो इसके ऊपर 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, हर एंगल देख लोगे ना यहाँ पे सब के सब 90 डिग्री दिखता है। चलो हो गया ये, ज्यादा टाइम नहीं देना, इसको रफ एंड बनाना है। और ये छोटा करते 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 ये पॉइंट पे मिल जाते हैं। इसके बाद कॉन्केव लेंस का कैसा बनेगा, बनाओ तो खुद से कॉन्केव लेंस का। कॉन्केव लेंस के लिए डाइवर्ज होगा, एक प्लेन वेव फ्रंट आके टकरा गया यहाँ। ये ऊपर वाला पॉइंट जब यहाँ पहुंचा और ये वाला पॉइंट नीचे वाला जब यहाँ पहुंचा, इन लोगों ने ग्लास में बहुत डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच चुका है और ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच चुका है। बीच वाला पॉइंट तो मैक्सिमम हवा में ट्रेवल किया है, क्या ये भी यहीं पहुंचेगा? ये तो आगे निकल जाएगा, ये निकल गया आगे। ये पहला ही वाला ना कुछ ऐसा बनेगा। फिर क्या है, इसने सोर्स की तरह बिहेव किया, इसने सोर्स की तरह बिहेव किया, सबने सोर्स की तरह बिहेव किया, ये अगला वाला बनाओगे तो इससे भी बड़ा बनेगा। जब ऐसे करते जाओगे तो ये बड़ा बनते जाता है। और अगर आप इसको रे डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहो तो देखो, जो भी रे आती है उसको ये डाइवर्ज कर देता है, उसको ये डाइवर्ज कर देता है। आप लोग देख लो हर जगह एंगल 90 डिग्री दिखेगा, यहाँ एंगल, यहाँ एंगल, यहाँ 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 यहाँ, हर जगह एंगल 90 डिग्री। हो सकता है 1 मार्क्स में पूछ ले, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसके बाद स्फेरिकल मिरर प्लेन वेव फ्रंट के लिए कैसा बिहेव करेगा। आपको पता है स्फेरिकल मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव कॉन्वेक्स? कॉन्केव। इसकी वाली सरफेस जो होगी वो पॉलिश्ड होगी। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो उसके फोकस से पास हो जाती है, ये तो हमको पता ही है। तो ये और ये अगर हम बनाते तो इसको फोकस से तो पास कर ही देते हैं। लेंस याद है ना, सॉरी मिरर, कौन सा? हाँ मिडिल वाला आखिरी में टच होगा ना, देखो ना मैं बना के दिखा देता हूँ कि अगर ये रहा आपका मिरर, ये सरफेस पॉलिश्ड है, ये देखो ये एक प्लेन वेव फ्रंट टकराया, ये अभी रिफ्लेक्ट हो गया क्योंकि तो टच हो गए। जब ये टकरा के यहाँ पहुंच गया, ये वाला टकरा के यहाँ पहुंच गया, तब तो जाके ये यहाँ पे मिला है। तो इसको मिलाओगे तो देखो ये बन गया पहला, अगला बनाओगे तो उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। मैं तो ज्यादा वही नहीं करता भाई, मुझको पता है कि ये बीम रे के साथ कैसा बिहेव करेगा, तो फिर उसके ऊपर 90 डिग्री खींच देता हूँ। पर इसके लिए तो बड़ा आसान है, मिरर के लिए ये ऐसा है तो ये भी सब ऐसे ऐसे बनेगा छोटे से। आप लोगों ने वो देखा होगा सोलर कुकर जो होता है, उसका शेप भी तो ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है, ऊपर में एक पॉट रखते हैं हम लोग, सारा सब कुछ को वही फोकस करता है वो। इसके बाद उसके लिए कैसा बिहेव करेगा ये, अगर ऐसा है, अगर एक ये यहाँ पे आके टकराया तो ये वाला तो वापस से बाउंस बैक होके जब यहाँ पहुंचेगा तब जाके ये यहाँ पे टकराएगा और ये यहाँ पे टकराएगा। मानते हो ना इस बात? ये तो देखो ये पहले ही टच हो गया था तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ तक पहुंच चुका है, ये दोनों तब जाके यहाँ पे टकराए। कैसा बनेगा, ऐसा। अगला वाला जब इसके ऊपर आप ड्रॉ करोगे टेंजेंट, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो अगला वाला इससे भी बड़ा बन जाएगा, अगला वाला इससे भी बड़ा। तो देखो ये डाइवर्ज कर रहा है, और आपको तो पता ही है कि जब भी इसके ऊपर रे आती है, इसके ऊपर रे आती है, अगर कोई ऐसी रे आती है ना तो इसको ये ऐसा कर देता है। ये रे आई तो ये तो वापस इसी डायरेक्शन में गई और इसी डायरेक्शन में वापस। कोई रे इधर आएगी तो वो ऐसी चली जाएगी।
देखो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, इधर नहीं, ये रिफ्लेक्टेड रे का 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो आपको यही बनाना है कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ना उसके लिए ये ऐसा बड़ा होते जाता है, इसका ऐसा शेप तो इसका भी ऐसा शेप, इसका ऐसा शेप था तो उसके अंदर भी वैसी शेप। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, जैसे पहला है व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? हाँ सिर्फ एक ही कलर, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मतलब एक ही वेवलेंथ वाली लाइट, एक ही वेवलेंथ मतलब उसका एक ही कलर होगा। व्हेन मोनोक्रोम, अच्छा कोई बहुत सारे कलर की भी लाइट होती है क्या? हाँ व्हाइट लाइट 7 कलर्स का मिक्सचर है वो, है ना? तो व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, व्हाई डज द रिफ्रैक्टेड लाइट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट? हाँ क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? सिर्फ और सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला है कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है? सी बाई लेमडा। यानी कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट पे और उसके वेवलेंथ के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करती है ना फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब वो दूसरे मीडियम में जाता है तो यार उसकी तो स्पीड चेंज हो जाती है ना, तब तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाना चाहिए। भाई ये फॉर्मूला किसके लिए सही है? स्पीड ऑफ लाइट सी के बराबर कब होती है? जब वो एयर में या वैक्यूम में। पर अगर ग्लास में घुस गया तब भी क्या उसकी स्पीड सी होगी? नहीं। तो एक्चुअल फार्मूला जो है ना फ्रीक्वेंसी का, बच्चे इसको याद रखेंगे, वो क्या रहता है? स्पीड अपॉन वेवलेंथ, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब स्पीड चेंज हो जाती है मीडियम चेंज होने के कारण, तो फिर फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं हो रही? जेन्युइन डाउट है ना? देखो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अगर वो डेंस मीडियम होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब चेंज हुई ना। जब स्पीड चेंज हो जा रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? फॉर्मूले में तो देखो डायरेक्टली रिलेटेड है, तो स्पीड कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होना चाहिए। अरे फॉर्मूले से देखो ना, मैथमेटिकली मुझे एक्सप्लेन करो, जब स्पीड चेंज हो रही है तो ये क्यों नहीं चेंज हो रही है? नीचे कुछ दिख रहा है? वेवलेंथ, तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है। और वेवलेंथ ऐसे रेशियो में चेंज होता है, ऐसे अमाउंट में चेंज होता है कि इसका रेशियो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अगर उसकी स्पीड चेंज हो गई ना तो पक्का उसका वेवलेंथ भी चेंज होगा, और ऐसे चेंज होगा कि इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहे? सेम रहे। मान लो पहले जो उसका स्पीड था वो था 3 × 10⁻⁸ और उस समय जो उसका वेवलेंथ था मान लो वो था से 6 नैनोमीटर। जब इसका रेशियो निकालोगे कुछ तो आएगा। अगर उसकी स्पीड कम हो गई, मान लो उसकी स्पीड हो गई 1.5 × 10⁸ तो पता है ये आधा हो गया ना, तो ये भी अपने आप क्या हो जाता है? हाफ। हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 नैनोमीटर। तो देखो इसका रेशियो और उसका रेशियो क्या रहेगा? हमेशा सेम। इसलिए फ्रिक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। अगर आपको मान लो कभी मैथमेटिकली भी पूछ लिया, वाइवा में पूछ लिया कि जब स्पीड चेंज हो रही है तो फ्रिक्वेंसी क्यों नहीं चेंज हो रही है, तो आप बोलेंगे कि उसके साथ साथ ना उसका वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है। तुम लोग को मैं बता रहा था स्पीड स्पीड स्पीड, तुमको नीचे भी तो देखना चाहिए सर, एक और मैथमेटिकल पैरामीटर है वहां। सर वो भी ऐसा चेंज होता होगा कि रेशियो क्या रहे? हमेशा सेम रहे, कांस्टेंट रहे, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। वो कौन डिसाइड करता है? फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है? सोर्स। सोर्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला याद रहेगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। ये फॉर्मूले का हम लोग को आगे बहुत यूज है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। स्पीड किसकी? वेव की, है ना? वेव की। लाइट ऑल्सो वेव है, लेकिन वेव के लिए ये फॉर्मूला है कि वेव की फ्रीक्वेंसी जो होती है ना स्पीड और वेवलेंथ का रेशियो रहती है। ठीक। उसके बाद देखो ये है अगला, व्हेन लाइट वेव ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम, उसकी स्पीड कम हो जाती है। ये तो बात आप मानते हो। स्पीड कम हो गई तो क्या उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है? बच्चे इसमें हाँ लिख देते हैं, हाँ सर स्पीड चेंज हो गई तो उसकी एनर्जी भी चेंज हो गई है। जबकि ऐसा नहीं होता। नो, द एनर्जी कैरिड बाय द वेव डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। जबकि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? इसके एम्पलीट्यूड के ऊपर इसकी डिपेंड करती है। ये रीजन हमको लिखना है कि कभी भी उसकी स्पीड के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो ये दो चीज आप लोगों को ना याद रखनी है।
इसको कभी कभार असर्शन रीजन में पूछता है, ट्रू फॉल्स में, किसी भी फॉर्म में नहीं, इन दोनों चीजों को पूछते रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ। जब हम लोगों ने ईएम वेव्स को पढ़ा था, तब हम लोगों ने एक और चीज देखी थी कि जब सोर्स चेंज हो जाता है, जब मीडियम चेंज हो जाता है, तो क्या चीज चेंज होती है और क्या चीज चेंज नहीं होती है। क्या क्या चीज चेंज हो जाती है? स्पीड, वेवलेंथ। क्या चीज चेंज नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी, फेज और कलर। फ्रीक्वेंसी, फेज और कलर कभी चेंज नहीं होता, सोर्स डिसाइड करेगा। क्या चेंज हो जाएगा? स्पीड और वेवलेंथ। स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाते हैं। चलो ये एक और क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग फिगर अ वेव फ्रंट इज फॉलिंग ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, ये देखो फॉल कर रहा है। फाइंड द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा दिखाई देगा? चलो सी। और लॉ पढ़ेंगे, लॉ की बात करते हैं। स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ किस कहता है? एक तरफ का एंगल और उसका वन साइन 45 तरफ का म्यू कितना है? साइन थीटा। भाई रिफ्रैक्शन बोला तो सीधे क्या दिमाग में आना चाहिए? स्नेल्स लॉ। जब एक तरफ का म्यू मल्टीप्लाइड बाई वहां का साइन एंगल इज इक्वल्स टू दूसरी तरफ का म्यू मल्टीप्लाइड बाई वहां के साइन का एंगल। अब देखो यहाँ पे √2 नीचे चला जाएगा, साइन 45 कितना आ जाएगा? 1/2। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब थीटा 30 डिग्री। 30 डिग्री वाले कितने ऑप्शन दिख रहे हैं? दो ऑप्शन दिख रहे हैं। तो अब बताओ ए होगा कि बी होगा? इसका मतलब ये ऐसे गया और यहीं पे लटक गया, और ये ऐसे जाएगा। अब ये ऐसे गया, अब ये स्लो हो गया और ये ना थोड़ा सा फास्ट है, ये ऐसा हो जाएगा। ये भी तो आगे बढ़ेगा और ये भी आगे बढ़ेगा। ये यहाँ से यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, दूसरे मीडियम में घुसना है। ये आगे चला जाएगा और ये यहाँ पे आके टच होगा। तो देखो ये आगे चला गया और ये यहाँ पे आके टच हो गया। ये देखो, ये ऐसा आया। ये देखो, ये रे ऐसी आई और ऐसी चली गई। ये वाली रे ऐसी आई और ऐसी चली गई। ये वाली रे ऐसी आई और ऐसी चली। रिफ्लेक्शन में यही तो होता है, तो बैंड हो जाते हैं ना। हाँ, तो दिमाग भी लगाना है कि भैया ये ऐसा आया और ये यहीं पे रुक गया और ये वाला ऐसा चला गया। चलो भाई, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, यहाँ से ना हमारा मेन ये चैप्टर चालू हो रहा है, जहां से क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बड़ा आसान है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कि अब दो वेव्स ना आपस में इंटरेक्ट करने वाली है। दो वेव्स आपस में इंटरेक्ट करने वाली है। दो वेव्स, तो देखो यहाँ पे मैं दो वेव्स बना रहा हूँ। एक वेव है ये पिंक वाली, एक वेव है ये पिंक वाली, और दूसरी वेव है यहाँ पे येलो वाली। ये दूसरी वेव है येलो वाली। तो देखो ये दोनों सेम फेज में है या डिफरेंट फेज में है? सेम फेज में, क्योंकि दोनों एक साथ ऊपर जा रही है, एक साथ नीचे आ रही है। अब देखो जो पिंक वाली है, पिंक वाली वेव, उसका जो एम्पलीट्यूड है मान लो वो है A1, और जो येलो वाली है उसका जो एम्पलीट्यूड है मान लो है वो A2। तो जो इससे फाइनल एक वेव बनेगी ग्रीन कलर की, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? A1 प्लस A2। जो नई वाली वेव बनेगी ना वो बनेगी ऐसी, A1 प्लस A2। ये देखो ये है कौन सा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपर इम्पोज ऑन वन अनदर, और न्यू वेव इज फॉर्म। जब दोनों मिलेंगी तो एक नई वेव बनेगी।
इन विच रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इसमें y बोल दिया है तो इसमें a ले लिया है, एक ही बात है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y यानी कि a, ने a लिख दिया, at any instant is equal to the vector sum of displacement due to individual waves y1 और y2 at that instant। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू जो नई वेव बनेगी, किसी भी पॉइंट पे देख सकते हो, इस पॉइंट पे भी दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर इसका एम्पलीट्यूड इसका एम्पलीट्यूड दोनों को जोड़ दो। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमें पूरे की जरूरत ही नहीं है, हमें ना बस ये वाला एक कंडीशन चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, इसमें एक दूसरे को ये खत्म करें या खत्म करने की कोशिश करें। दूसरा एक क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, पिंक वाली ऐसी है और येलो वाली ऐसी है, अब एक दूसरे को खत्म कर देंगी या बचेंगी, बचेंगी क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है ना यार। अगर येलो वाला भी नीचे पूरा ऐसा होता ना तो एक दूसरे को क्या करते हैं, जीरो कर देते। इस बार जो नई वाली लेगी ना, नई वाली वेव देखो वो ऐसी मिलेगी, मानते हो कि नहीं इस बात। हाँ, पिंक वाली में से येलो वाली माइनस हो जाएगी, क्योंकि जो हरी वाली है ना उसको जो एम्पलीट्यूड मिलेगा कैसे मिलेगा, A1 माइनस A2। हाँ, अगर इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम होती तो हमको हरी वाली ना मिलती नहीं, जीरो मिले, पर खत्म करने की कोशिश कर रही है इसलिए उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यही आगे चल के इंटरफेरेंस पैटर्न समझ में काम आएगा। ठीक है, चलो बना लो इसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव। ये है डिस्ट्रक्टिव, ये है कंस्ट्रक्टिव। आप लोग ना y के टर्म्स में लिख लेना, बोर्ड पे y के टर्म्स में है, आगे भी y के टर्म्स में ही आएगा। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 और उधर पे y इज इक्वल टू y1 माइनस y2। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कॉपी में बना लो, आगे चल के ना फिर याद नहीं आता है क्या, तो हाँ कंस्ट्रक्टिव याद नहीं आ रहा है। डायग्राम बना लो, 1 मिनट लगेगा। बन गया। आगे चल के ना हम लोग वही निकालेंगे कि मतलब इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है ना वो कहाँ से बनता है, वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा ना उसमें किसी भी ब्राइट फ्रिंज की या डार्क फ्रिंज की विड्थ कितनी है और उनके बीच डिस्टेंस कितनी है, यही सब क्वेश्चन, उसका डेरिवेशन फ्रिंज विड्थ का। यकीन मानो दिखता टफ है ये, पर पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, एकदम आसान। फ्रिंज विड्थ पूछा है ना, निकालो फॉर्मूला रख के निकालो। समझना थोड़ा सी दिक्कत होती है कि फ्रिंज कैसे आई, क्यों आई। हो गया ना अब तो, इसको तो बना भी लो साथ में। ये वाला डेरिवेशन है एक जो बार बार पूछता है, कई बार ना उसको ऐसा पूछ देता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकालो, जहाँ पे दो वेव इंटरफेयर कर रही है, तो हमको इसको निकालना पड़ेगा। कई जगह क्या देगा, आई प्रूव दैट आई इज इक्वल टू 4 I0 cos स्क्वायर 5/2, ऐसा लिख देगा, इसको प्रूव करो। कई जगह वो I0 की जगह पे ना एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिख देता है, I0 की जगह पे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर दिखा रहा हूँ। कई जगहों पे वो ऐसा लिख देगा आई इज इक्वल, देखो यहाँ पे पहले I0 था, तो क्वेश्चन एक ही है, उसको अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग आते हैं। उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, तो लाइट emit continuous light waves of the same wavelength, same frequency and in same phase or having constant phase difference are called coherent source। आपने तीन चीज देखी, सेम वेवलेंथ होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए और सेम फेज होना चाहिए। फेज डिफरेंस बाद में देखेंगे। अगर तीन चीजें हैं ना तो वो दोनों सोर्स क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे।
चलो अब देखते हैं यहाँ पे इसको, ये तो इसमें समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर दो वेव्स को पहुंचना है। एक है हमारा सोर्स S1, ये वाला सोर्स, इससे एक वेव निकली और ये यहाँ पे जाके पहुंची। और ये है हमारा दूसरा सोर्स S2, यहां से भी वेव निकली और यहाँ पे जाके पहुंची, यहाँ पे पहुंची। अब देखो, अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो सकता है ना, सेम हो सकता है दोनों का वेवलेंथ भी सेम हो। अगर दोनों का वेवलेंथ सेम है और अगर दोनों का फेज भी सेम है, फेज मतलब अगर ये इस समय ऊपर जा रही है तो ये भी जब यहाँ पे पहुंचे तो ये ऊपर जा रही है, अगर वो नीचे जा रही है तो वो भी नीचे जा रही है, मतलब सेम फेज है। आपने देखा होगा 26 जनवरी, 15 अगस्त में, जनवरी 26 जनवरी में हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो मार्च करते हैं। आपने देखा होगा मार्च करते समय, जब वो मार्च करते हैं तो जितने भी जवान होते हैं सबका पैर एक साथ उठता है और एक साथ नीचे, तो वो सारे के सारे किसमें है, सेम फेज में। तो जो अगर उनमें से कोई एक हो, जब भी पैर उठा रहे हैं तो पैर नीचे कर रहे हैं, तो आपको अलग से दिख जाएगा ना वो, क्योंकि वो डिफरेंट फेज में है वो भी वेव, वो भी पैर ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन वो सेम फेज में नहीं है। भैया वो सबके जैसे ही पैर उठा रहा है पैर नीचे कर रहा है, मतलब उसका ना फ्रिक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, लेकिन उसका फेज डिफरेंस, जब ये पैर ऊपर कर रहे हैं तो पैर नीचे कर रहा है। तो यहाँ पे तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, फेज भी, फ्रीक्वेंसी भी और वेवलेंथ भी, तब ये दोनों सोर्स कैसे कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्स। लाइट के केस में ना ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाइट के केस में ना दो सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि आपको लाइट जनरेट करने के लिए ना बहुत माइक्रो लेवल पे, नैनो लेवल पे, पिको लेवल पे जाना पड़ता है। एक्चुअली लाइट जनरेट कैसे होती है, जैसे आपने चलो पुराना वाला बल्ब देखा होगा, उसमें एक अंदर में क्या होता है, टंगस्टन का फिलामेंट। जब उसमें से करंट पास, एनर्जी मिलती है, और एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन ना अपर फेज में चला जाता है, अपर ऑर्बिट में, हाँ एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन वहां पे वो अनस्टेबल होता है, क्या करता है वो, जब वापस से नीचे आना चाहता है तो उसको एनर्जी को लूज करना पड़ेगा, और जब एनर्जी को लूज करता है ना, इसके फॉर्म में करता है एक वेव के फॉर्म में। वो वेव की फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जो ना हमको आंखों से दिख जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। जरूरी नहीं कि दो टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट की लेंथ अलग हो सकती है, डायमीटर अलग हो सकता है, नैनो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। इसलिए दो सोर्स ना कभी भी सेम फ्रीक्वेंसी वाले हो ही नहीं सकते, भले हमारी आंखों से वो नहीं कर पाए चेक, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो। एक और एग्जांपल से मैं समझता हूँ, समझाता हूँ आप लोगों को। हमें बैठे, यहाँ पे ना एक सोर्स वन है और यहाँ पे एक सोर्स टू है, तो ना हाथ में जो लेके बैठे स्ट्राइक करते तो आपको कानों में आवाज आती है। अब आप ना आंख बंद करके बैठे हुए हो, दोनों एक साथ स्ट्राइक करेंगे तो आपके कानों को एक ही आवाज आएगी, क्योंकि दोनों से आप सेम डिस्टेंस पे बैठे हुए हो, है ना, सेम मीडियम है, दोनों से सेम आपको आवाज आएगी, तो आप बोलोगे ना कि एक ही सोर्स है ये दोनों का हम कहेंगे कोहेरेंट। वो दोनों स्ट्राइक कर रहे हैं लेकिन ना सेम टाइम पे कर रहे हैं, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है और दोनों सेम उससे आवाज कर रहे हैं, ताकि ना दोनों का एम्पलीट्यूड भी क्या है, सेम है, दोनों का वेवलेंथ भी सेम है, सब कुछ सेम। तो यहाँ पे तो ये पॉसिबल है, लेकिन लाइट के केस में ऐसा पॉसिबल तो हो जाए, ये सिर्फ एक माइक्रो के बाद fit करें, तो आपको पता चल जाएगा ना कि नहीं भाई यहाँ दो अलग अलग, आप आइडेंटिफाई कर लो। एक्चुअली बताओ दोनों कर पाएंगे क्या एक साथ, एक साथ सेम टाइम पे सेम साथ बीट करना है आप, हाँ, वो है। अब मैं क्या करूंगा, आपकी आंखें बंद है, आपकी आंखें बंद है, मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इसको मैंने उड़ा दिया और सोर्स वन को बोला कि सोर्स वन तुम यहाँ पे आके बैठ जाओ। देखो ध्यान, सोर्स वन को बोला तुम नीचे आके बैठ जाओ, बीचों बीच बिल्कुल इसके सामने। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ना दीवार बना, अब देखो जो ये बीट करेगा, अब एक वेव बीट बंद करके, अब इससे जो वेव निकलेगी वो यहाँ से ऐसे जाएगी, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको। अब उसको लगेगा कि दो लोग बजा रहे हैं कभी भी, उसको ये लगेगा यहाँ से भी आवाज आ रही है और यहाँ से भी आवाज आ रही है, ये तो पता रहेगा उसको, उसको लगेगा अरे दोनों सोर्स एक साथ बजा रहे हैं। खुश हो गया वो क्या, अरे अभी इसको समझो ना, बस हम कोहेरेंट पे लाना चाह रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ होता नहीं है ये
भाई ये साउंड वाउंड हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब आप क्या बोलोगे कि हाँ यार, ये दोनों जगह से जो आवाज आ रही है ना वो बिल्कुल सेम टाइम पे आ रही है। बोलेगा इधर से और इधर से जो आवाज आ रही है वो बिल्कुल सेम टाइम पे आ रही है। वैसे हम लोग ना सोर्स एक रखेंगे और आगे ना दो स्लिट बना देंगे, तो हमारे लिए कैसा बन जाएगा, एक कोहेरेंट सोर्स। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमको यहाँ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझना है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अच्छे पाए तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो, बिल्कुल सेम हो। अगर दोनों सेम ऐसे आएंगे तो चलो बहुत अच्छा मिलेगा, और दोनों ऐसे आएंगे तो वहां पे आपको परफेक्ट डार्क मिलेगा ना। अगर इससे कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आपको परफेक्ट डार्क मिलेगा क्या, नहीं। इसलिए ना मेरे को सेम टू सेम लाइट चाहिए, तो सेम टू सेम लाइट चाहिए दो जगह। क्या कर सकता हूँ मैं, एक ही लाइट दो जगह से बाइफरकेट कर सकता हूँ। समझ रहे हो ना। ये क्वेश्चन भैया पहले बहुत पूछा करता था इस क्वेश्चन को। गिव रीजन व्हाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। यानी तुम आंख बंद करके बैठे हो, दो जने कुछ स्ट्राइक कर रहे हैं, दोनों कभी सेम टाइम पे कर ही नहीं सकता। मैं इसका रीजन पूछूंगा तो क्या रीजन दोगे। भाई दो अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन है। ये फेनोमेना जो हम लोगों को अभी देखना है, इंटरफेरेंस ऑफ। अच्छा, कोहेरेंट सोर्स के बारे में कुछ लिखेगा, इसको लिखो तो।
is obtained by हाँ वेट हाँ कैन बी ऑपरेटेड क्योंकि भाई हमको पढ़ना है बस और कुछ नहीं
क्या आज की क्लास में थोड़ा बहुत समझ में आया? अब वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा वेव के जैसे वो वेव ऐसे से चलती है ना, तो कुछ टकराता है, कुछ ऊपर से जाता है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन आने वाली क्लास में क्या है, इसमें दो चार डेरिवेशन हम लोग देखेंगे और फॉर्मूले रटेंगे कि भाई फोर्थ नंबर की ब्राइट फ्रिंज बनेगी कितनी डिस्टेंस के ऊपर, तो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो चलो अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में डेरिवेशन और कुछ न्यूमेरिकल।